एंटोन गांव में किस साल से स्थापत्य कला के बारे में जानकारी मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी चीजें हैं जो स्थापत्य के रूप से महत्वपूर्ण है? स्नानागार और बृहद अन्नागार और नगर नियोजन प्रणाली, नगरों का वर्गीकरण, ईंट भट्ठे का साच, मनका बनाने का कारखाना कहाँ से मिला था? ना, मनका बनाने का कारखाना और कालीबंगा लोथल इम्पोर्टेंट है, याद रखें। और गोदीवाड़े का साच, सबसे बड़ी संरचना सिंधु घाटी सभ्यता की गोदीवाड़ा बंदरगाह या पत्तल लोथल से मिला है। ये सब क्या है? उस समय की स्थापत्य को दर्शाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में बेहतरीन नगर प्रणाली, रोडकाम, बढ़िया जाल, चौड़ी सड़कें, पक्की नालियाँ और दीवार बनाने का टेक्निक, बाउंड्री वाल, नगरों को दो भागों में बांटना, दुर्गीकृत करना, ये सब स्थापत्य के ही भाग हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर था जो दो भागों में वर्गीकृत था और दोनों दुर्गीकृत था? कालीबंगा। हाँ, कालीबंगा दो भागों में बटा है, दोनों ही दुर्गीकृत है। और कौन सा था जो दो भागों में बटा था लेकिन एक भी दुर्ग के अंदर नहीं था? एग्जाम में आया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन है डी, लोथल है, चिनबुद्रो है और आपका सोना है चिनबुद्रो। ये एक ही दुर्गीकृत नहीं था। और एक ऐसा नगर जो दो भागों में बटा, दोनों को एक ही बाउंड्री वाल के अंतर्गत लोथल। इसके अलावा एक नगर ऐसा है जो तीन भागों में बटा था और तीनों को दुर्गीकृत किया गया था। तीन भागों में बटा था और तीनों को दुर्गीकृत किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में। कौन सा नगर था वो? धौलावीरा। धौलावीरा ये काफी महत्वपूर्ण है। तीन युगल समाधान कहाँ से मिले हैं? तीन युगल समाधान और एक युगल समाधान कहाँ से मिला था? दोनों ही क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। लोथल, तीन युगल समाधान लोथल से, एक युगल समाधान कालीबंगा से। फर्श के अलंकरण का साक्ष्य कहाँ से मिला था? फर्श के डिजाइन करने का, अलंकृत करने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा। और कच्ची ईंटों को सुखाया जा रहा था, उस पर बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिले हैं, ये कहाँ से मिला है? ये भी चिनबुद्रो से मिला है। और स्टेडियम का साक्ष्य? नहीं। अरे और क्या बताएंगे आप लोग? रिवीजन नहीं करके आए हैं, ये सब एग्जाम में पूछा गया है। स्टेडियम का साक्ष्य धौलावीरा। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली वेधशाला का साक्ष्य, जहाँ से नक्षत्र विद्या का ज्ञान होता है, धौलावीरा। ये सब कहाँ से मिला है? धौलावीरा। कहाँ से पत्थर की बाउंड्री बनाने का साक्ष्य मिला है? बाकी जगह कहीं कच्ची ईंट का है, कहीं पक्की ईंट का है, कहीं दोनों का सेम साथ साथ उपयोग हुआ है, लेकिन कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ पर पत्थरों का बाउंड्री वाल बनाया गया है? धौलावीरा से। धौलावीरा। ये सारी फैक्ट याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुम्हार के भट्ठे का साक्ष्य मिला है ना? कहाँ से? कुम्हार के भट्ठे, ईंट भट्ठे बनाने का साक्ष्य, जो ईंट भट्ठे बनाने के साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो। विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो। और विशाल स्नानागार, पुरोहित का सभा भवन, ये भी मोहनजोदड़ो से, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा महानगर है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को हिस्ट्री में पढ़ाई गई होगी, ये तो मैंने सिर्फ स्थापत्य से जुड़े हुए ही पूछे हैं। यहाँ के जो नगर हैं वो आयताकार है या वर्गाकार? दोनों। हाँ, आयताकार और वर्गाकार दोनों हैं। यहाँ पे जो खंभे या स्तंभ बने वो भी आयताकार और वर्गाकार ही हैं, और सिक्के भी यहाँ के आयताकार और वर्गाकार ही। यहाँ पे मोस्टली जो
वो ज़्यादातर कैसी हैं, आयताकार या वर्गाकारी हैं। तो काफ़ी उन्नत नगरीय व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता की, इसीलिए इतिहास में नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद स्थापत्य कला के बारे में कब आपको बेहतर मिलता है साक्ष्य, क्योंकि वैदिक काल तो अस्थिर रहा और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा आपने पढ़ा था कला का? गुप्त काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नहीं है, बौद्ध, जैन और इसके बाद मौर्यों का काल आपने लिखा था। तो बौद्ध धर्म में कौन कौन से कलाकृतियां हैं जो स्थापत्य में आती हैं? बौद्ध में हाँ बेटी, बौद्ध स्तूप है, स्तूप है, स्तंभ है, गुफा है, चैत्य है, विहार, इतनी सारी चीजें आती हैं। ये बताएं जो स्तंभ हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण स्तंभों के नाम बता सकते हैं? जैसे अशोक स्तंभ जिसे सारनाथ में से लाया गया, इसको कब हमने अपनाया राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में? कौन कौन से जानवरों का इस पे चित्र बना? वृषभ है, अश्व है, सिंह है और हाथी। हाँ बिल्कुल। और ये वृषभ की जगह पे ज़्यादातर सांड का देता है, अगर सांड नहीं है तो वृषभ सही हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे सत्यमेव जयते लिखा है, ये कहाँ से लिया गया है? उनको निषद से लिया गया है। एक स्तंभ है जो कि टोकरा में था, उसे दिल्ली लाया गया था, और एक स्तंभ मेरठ में था, उसे भी दिल्ली लाया गया था। तो दिल्ली टोकरा और दिल्ली मेरठ जो स्तंभ है ये किसके द्वारा दिल्ली लाया गया था? कौन से शासक थे? मुगल शासक थे। हाँ, मुगल भी नहीं है बेटी, सल्तनत काल के हैं, तुगलक शासक हैं। तुगलक शासक में कौन है बता सकते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में कई बार आया भी है, नेट में भी आया है और अब एग्जाम में भी आई थी। टोकरा से दिल्ली स्तंभ लाने वाले शासक का नाम बताइए। मेरठ से स्तंभ को दिल्ली ले जाकर किले में रखने का काम कौन से शासक ने किया है? तो दोनों ही स्तंभों को एक शासक लेके गए हैं दिल्ली, और वो है फिरोज शाह तुगलक। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक इलाहाबाद का स्तंभ भी है ना, इलाहाबाद की प्रशस्ति जिसे कहते हैं, किसने लिखा था इलाहाबाद की प्रशस्ति को? हरिसेन। और ये जो इलाहाबाद का स्तंभ लेख है या प्रशस्ति लेख है, ये स्तंभ पहले कौशाम्बी में था, अशोक ने लगवाया था, उस पर अपनी आदेशों को खुदवाया था। ये आता क्वेश्चन, कौशाम्बी से उस स्तंभ को कौन लेकर के आया था इलाहाबाद के किले में लाके कौन रखा था? अकबर लेकर के आया। ये क्वेश्चन आया है, बहुत महत्वपूर्ण है। कौशाम्बी से अशोक के स्तंभ को इलाहाबाद किले में लाके कौन रखा था? अकबर रखे थे। इस पर किसका लेख है? ये भी क्वेश्चन आया है। तो इस पर समुद्रगुप्त का लेख है, इस पर जहांगीर का लेख है, इस पर बीरबल का भी लेख है और अशोक का भी है। अशोक, बीरबल और जहांगीर और समुद्रगुप्त, ये 4 लोगों का लेख है, लेकिन अकबर का इस पर कोई लेख नहीं है। लेकिन इसको लाकर रखने का काम किसने किया है? अकबर ने, यानी लगवाया था अशोक ने, उस पर इनके भी लेख है, उसको उठवा के लेकर के आए अकबर। इनका भी मतलब इनका लेख नहीं है, जहांगीर का और बीरबल का है, और समुद्रगुप्त का भी इस पर लेख है। ये भी स्तंभ याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कम से कम ये 4 स्तंभ तो आप लोगों को याद होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बार-बार पूछे गए हैं। तो ये थे स्तंभ, और इसमें आपको मैंने बताया कि अशोककालीन स्तंभ या मौर्यकालीन स्तंभ और ईरानी स्तंभों में अंतर कुछ बता सकते हैं? ऐसे पतला होता जाता है और ऊपर की तरफ पतला, नीचे से ऊपर की तरफ पतला होता जाता है। ईरानी में चबूतरा होता है, ये खुली जगह में होता है, ये महल में होता है। हाँ बिल्कुल सही। और ऊंचाई पे होता है। हाँ, ये प्रतीकात्मकता को दर्शाता है, कोई पशु बना रहता है, और ईरानी में मनुष्य का आकृति बना हुआ। और कोई पॉइंट? इसमें मैं मतलब अपना खुद का वो चित्र मतलब बनाते हैं। हाँ, राजा का फिगर बना होता है, और ये पशुओं का हाँ बिल्कुल। और ये जो भारतीय स्तंभ है, ये कितने भागों में बटा था? एक आस पत्थर का बना है, लेकिन इसके भी 2 पार्ट है ना, एक पिलर और एक शीर्ष या लाट। उस पर कमल की आकृति है, कैसी कमल? अवांगमुखी कमल, यानी कि उल्टा कमल, और उसके ऊपर चबूतरे में कोई न कोई जानवर बैठाया गया है, जिसका चित्र उकेरा गया है, जो किसी न किसी प्रतीक के रूप में माना जाता है। दूसरा हमने पढ़ा था स्तूप।
अंदर बॉक्स रखा रहता है जिसमें स्तूप जिसके नाम पे बना होता है उसकी अस्थियां भी हो सकती हैं या उसके द्वारा उपयोग वस्तु भी हो सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? मंजूषा। स्तूप का सबसे पवित्र पार्ट हर्मिका जो शीर्ष पे होता है, उसके ऊपर छत्र होता है। उस अर्ध मतलब चंद्राकार आकृति को या उल्टे कटोरे की आकृति को क्या कहते हैं? अंड कहते हैं। बिल्कुल सही। तो ये है स्तूप के पार्ट। अब स्तूप में सबसे महत्वपूर्ण स्तूप आपने कौन सा पढ़ा था? सांची का स्तूप। किसने बनवाया था? कहाँ पे है ये? जब अशोक ने बनवाया तो इसकी तोरणद्वार किसका बना था? बाद में इसको पत्थर का किसने करवाया? सांची में कितने स्तूप हैं? एक तो बुद्ध का है, दूसरा उनके दो शिष्यों का है ना नाम, मोदगल्लायन और सारपुत्र प्रकरण। और तीसरे स्तूप में उन लोगों की सूचियां हैं जो धर्म प्रचार के लिए भेजे गए थे, शिष्टमंडल के लोगों की सूचियां हैं। और यहाँ का जो वेदिका है क्या वो अलंकृत है? सिंपल है, सादा है। और नेक्स्ट जो आपका स्तूप था भरहुत, ये कहाँ पे है? ये भी मध्य प्रदेश। किस वंश के शासकों ने बनवाया? किस पत्थर का प्रयोग किया गया है इसमें? इसका वेदिका कैसा है? अलंकृत है ना, बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर सुंदर उस पर डिजाइन कलाकृतियां बनाई गई हैं। और नागार्जुन का स्तूप कहाँ है? किस वंश के शासकों ने बनवाया? और अमरावती का आंध्र प्रदेश में किस वंश के शासकों ने बनवाया? कौन से पत्थर का प्रयोग किया गया है? श्वेत संगमरमर का प्रयोग करके इसको भी बनाया गया है। इसके बाद आपने पढ़ा था कि कुछ आपके मिले हैं सारनाथ में। कौन कौन सा स्तूप मिला है सारनाथ में? तीन। कौन कौन सा? चौखंडी, हमें और धर्मराज का। इसमें से कौन सा स्तूप है जो महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को जो पहली बार प्रवचन दिया था अपने 5 साथ में रहने वाले कुमारों को, वो कौन सा था? वो धमेक कहेंगे। और जो पहला प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन का सारनाथ में किया है वो कौन सा है? चौखंडी। चौखंडी संभवतः गुप्त काल का है, लेकिन धमेक पूर्णतः गुप्त काल का है, ठीक ना। इसके बाद आपने पढ़ा था बिहार। बिहार किसे कहते हैं? हाँ, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु आराम करते हैं, स्नान करते हैं, स्नान करते हैं, प्रवचन करते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं, वो है बिहार। और चैत्य जहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं वो होता है उनका चैत्य, या उसे हम गुहा मंदिर या गुफा मंदिर भी कहते हैं। भाजा का चैत्य किस राज्य में है? महाराष्ट्र के कौन से दर्रे में? गोरघाट। और कार्ले का भी महाराष्ट्र के गोरघाट दर्रे में है। नासिक ये भी महाराष्ट्र में है। एक तेर है, तेर चैत्य आंध्र प्रदेश में है। और आपके जो चैत्य हैं ये खुले स्थानों पर ईंटों से भी बनाए गए हैं, प्लस पत्थर की गुफाओं में भी बने हुए हैं। तो ये स्वतंत्र भी हैं और गुफाओं में भी बनाए गए हैं। इसके अलावा आपके बचना और बौद्ध काल का हो गया सब कुछ। हाँ, गुफाएं बताएं। जो गुफाएं हैं गुप्त काल की कौन कौन सी गुफाएं हैं? अजंता हो गया, अजंता है और नहीं, एलोरा नहीं मिली। एलोरा नोट कर दिया था आप लोगों ने। एलोरा राष्ट्रकूट होगा, है ना। एलोरा अगर नोट किया, हाँ, एलोरा को काट दीजिएगा। क्या है? अजंता है, बाघ है और उदयगिरी है। और उदयगिरी की गुफाएं भी 2 हैं, एक मध्य प्रदेश में है और एक उड़ीसा में। जो मध्य प्रदेश की उदयगिरी की गुफा है ये गुप्तों का बनवाया हुआ है, और जो उड़ीसा में उदयगिरी है वो किसने बनवाया है? खारवेल ने बनवाया है। नाम सुना होगा ना, हाथी गुफा लेख। ये उदयगिरी की गुफाओं में है और ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है, उड़ीसा के शासन थे। तो गुप्तों ने जो अजंता की गुफाएं बनवाई हैं ये कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाओं में या 29 गुफाओं में कितनी गुफाएं हैं जो चैत्य हैं? 4। और 25 बिहार हैं। कौन से धर्म को समर्पित है? पूर्णतः बौद्ध। और इस गुफा में चित्रकारी और कौन से राजाओं के शासनकाल में किया गया था? वाकाटक शासन में यहाँ पे चित्रकारी किया गया है। दूसरी जो गुफा थी वो था बाघ की गुफा। कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। किस वंश ने बनवाया है?
संख्या 4 की क्या विशेषता है? रंग महल है। उदयगिरी की गुफा ये भी आपके एमपी में ही है और ये किस धर्म को समर्पित है? ये भी ब्राह्मण भागवत धर्म, ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म कह सकते हैं। जी। कितनी गुफाएं हैं इसमें? 20 20 गुफाएं हैं। इसके बाद आपने पढ़ा था एलोरा की गुफाएं। जी। एलोरा की गुफाएं कौन से राज्य में है? ये भी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। कौन से धर्म को समर्पित है? 3 धर्म, हिंदू, बौद्ध और जैन। टोटल कितनी गुफाएं? कौन सी मतलब कितनी गुफाएं आपके ब्राह्मणों के लिए है? 17 और 12 बौद्धों के लिए और बाकी जैनियों के लिए है। और एक और भी गुफा है ना, एलिफेंटा की गुफा, ये कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र। और कौन से वंश के शासकों ने बनवाया है? राष्ट्रकूटों ने ही इसे भी बनवाया था। तो ये थे आपके बौद्धकालीन और मौर्यकालीन स्थापत्य। इसके अलावा आपने सुना होगा अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण कराया है? ऐसा कहा जाता है 84,000 स्तूपों का निर्माण अशोक ने करवाया, ऐसा कहा जाता है। बट ये क्या है? अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है। फिर आपने पढ़ा था मंदिर निर्माण शैली। मंदिर निर्माण शैली में कितने प्रकार की शैलियों को आपने पढ़ा था? 3। कौन कौन से? नागर शैली, गंग शैली, नागर शैली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? हिमालय से लेकर विंध्याचल तक। जो आपकी नागर शैली है इसकी एक और विशेषता है। एक नागर शैली में एक और शैली डेवलप हुई थी मंदिर बनाने की, पंचायत शैली, या इसी को सुप्तनासिका शैली भी कहा जाता है। जो आपका मतलब नागर शैली है, इससे बहुत सारी उप शैलियों का डेवलपमेंट हुआ। किस काल में? राजपूत काल में। गुजरात में, आपके एमपी में, फिर आपका उड़ीसा है, आपका हरियाणा है, राजस्थान है, इन सभी क्षेत्रों में बहुत सारी उप शैलियों का भी प्रादुर्भाव हुआ था। जैसे उड़ीसा के जो मंदिर हैं वो कौन से शैली में बने हैं? नागर है ना, कोणार्क है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ये सब नागर शैली। खजुराहो के मंदिर ये भी नागर शैली में बने हुए हैं। और खजुराहो में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर कौन सा था? कंदरिया महादेव का मंदिर। किस वंश के शासकों ने बनवाया था खजुराहो को? चंदेल वंश के शासकों ने इसको अपनी राजधानी भी बनाई थी और इस यहाँ के मंदिरों का निर्माण भी कराया था। इसके अलावा आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसको और किस नाम से जानते हैं? ब्लैक पैगोडा। किस वंश के शासकों ने बनवाया था इसे? गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। और आपका एक मोढेरा का सूर्य मंदिर है, ये कहाँ है? गुजरात। ये चालुक्य सोलंकी वंश के शासकों ने बनवाया था। एक माउंट आबू या दिलवाड़ा का जैन मंदिर या विपन कसाही मंदिर कहते हैं। कौन से धर्म को जैन धर्म। कौन से पत्थर का उपयोग किया गया है? संगमरमर पत्थर का उपयोग किया गया। 2 मंदिर ऐसे बताएं जो गुप्तकालीन है और दोनों ईंट का उपयोग करके बनाए गए हैं। और सिद्धपुर का मंदिर और भीतरगांव का मंदिर। इसके अलावा पार्वती नचना कुहार का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश में है, ये भी आपका गुप्तकालीन है। और ये भी बहुत सारे मंदिर जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये भी आपका गुप्तकालीन है और ये पंचायत शैली का बहुत बढ़िया उदाहरण है। तो ये इसके अलावा आपने मंदिर में पढ़ा था दक्षिण में, ये तो हो गया आपका नागर शैली। और इसकी कुछ विशेषता बता सकते हैं? नागर शैली के मंदिर किस तरह के होते हैं? आयताकार या वर्गाकार होंगे, ऊंचे चबूतरे पे होंगे और हाँ बाहर से अलंकृत अंदर से सादा, छत सपाट होते हैं। इस पे बहुत ज़्यादा पहले अलंकरण नहीं होता था, बाद में इस पर भी ऊंचे ऊंचे शीर्ष का निर्माण होने लगा। बाउंड्री वाल के अंदर नहीं होता, ये खुले जगहों पे होता है। प्रदक्षिणा पथ इसका ओपन होता है, क्लोज्ड नहीं होता है। यहाँ पे एक मेन देवालय होते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे सब देवालय भी होते हैं। फिर हमने बात किया था बेसर शैली की। बेसर शैली को कौन से वंश के शासकों ने संरक्षण दिया है? चालुक्य हैं और राष्ट्रकूटों ने भी योगदान दिया है। पल्लव नहीं, और कौन है? पल्लव नहीं, काकतीय सही है। और देवगिरी के शासकों ने भी इसको संरक्षण दिया है। कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार था? विंध्य से लेकर कृष्णा। हाँ, विंध्य पर्वत से लेकर के कृष्णा नदी के बीच का इलाका, जिसमें
आपका आंध्र प्रदेश, ऊपर का आंध्र प्रदेश, ऊपर का कर्नाटक का इलाका और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र आते हैं। इसके बाद इस यहाँ के जो मंदिर है वो किस आकार के हैं? ज़्यादातर अर्धचंद्राकार है ना, और इसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है। इसके कुछ मंदिर के नाम बता सकते हैं? एक दो मंदिर के नाम हम बताएं। विरूपाक्ष मंदिर था जो आपके बेसर शैली का उदाहरण था। ये होल का मंदिर था, बहुत अच्छे। और आपका नेक्स्ट था आपका द्रविड़, कहाँ से कहाँ तक था? कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक। कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक का जो इलाका है ये द्रविड़ शैली का है। इस शैली की कुछ मंदिर के नाम बता सकते हैं? जैसे पद्मनाभ स्वामी मंदिर हो गया, मीनाक्षी मंदिर है, सब सही है, गंगईकोंडचोलपुरम का मंदिर एकदम सही है। और बृहदेश्वर का बृहदेश्वर का मंदिर किसने बनवाया था? राजराजेश्वर। हाँ, राजराज प्रथम ने बनवाया था। कहाँ पे? तमिलनाडु के तंजौर में बनवाया था। कितनी वजन का इसमें पत्थर रखा हुआ है? 90 टन वजनी पत्थर इसके शीर्ष पर रखा है। और ये सबसे शानदार उदाहरण है द्रविड़ शैली की। द्रविड़ शैली के विकास में कौन कौन से राजवंशों ने योगदान दिया है? चोल, पांड्य, पल्लव, विजयनगर के शासक और विजयनगर के नायक वंश ने भी इसमें योगदान दिया है। और आपने गंगईकोंडचोलपुरम मंदिर की बात करी, कौन से शासक ने बनवाया था? राजेंद्र प्रथम ने इसे बनवाया था। यहाँ पे एक मूर्ति बहुत फेमस है, नटराज की मूर्ति। ये भी किसके काल का है? चोलों के काल का है, क्योंकि चोलों का काल सबसे ज़्यादा सर्वोत्कृष्ट काल माना जाता है सभी क्षेत्रों के लिए, इसीलिए इनके काल को क्लासिकल युग कहा जाता है या स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ये सब आप लोगों ने पढ़ा था। क्या कुछ बचा है या कल का सब रिविजन हो गया? बेसर शैली के जो मंदिर हैं वो ज़्यादा ऊंचाई के नहीं होते ना, कम ऊंचाई। बेटे ये मीडियम होते हैं, क्योंकि ये आपके नागर का भी विशेषता है और दक्षिण का, यानी कि ऊंचा होगा लेकिन मीडियम होगा, अर्धचंद्राकार होगा। सबसे ज़्यादा ऊंचे किसके होते हैं? द्रविड़ के होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अच्छा मंदिर का सबसे पवित्र भाग अरे गर्भगृह है, गर्भगृह जहाँ पे मेन मूर्ति रखी जाती है, वो सबसे पवित्र पार्ट होता है और सबसे ज़्यादा ऊंचा उसी पार्ट पे मंदिर रहता है। खास करके द्रविड़ में आपने देखा था 5 से 7 तल्ले का बना होता है। द्रविड़ शैली की कुछ विशेषताएं बता सकते हैं? पिरामिड के आकार के ऊपर के तले छोटे होते चले जाते हैं, ऊपर पतला होता चला जाता है। इसका गेट बहुत बड़ा होता है, इसका जो तोरण द्वार होता है जिसे गोपुरम कहते हैं, ये काफी भव्य होता है। और ये मंदिर पूरा का पूरा एक प्रांगण के अंदर यानी कि बाउंड्री वाल, ऊंचे ऊंचे बाउंड्री वाल से घिरा रहता है। और ये जो तोरण मतलब जो बाउंड्री के अंदर जो आपका पथ होता है यानी कि परिक्रमा पथ, उसको भी क्या करते हैं लोग? ढका रहता है, उस पर भी छत रहता है। ऐसे बहुत सारी विशेषताएं हैं। आपने द्रविड़ शैली के ही कुछ रथ मंदिरों के बारे में पढ़ा था, कौन से शैली में बने हैं? सप्तपाईगोड़ा या आठ मंदिर महेंद्र वर्मन शैली, नरसिंह वर्मन शैली और राज सिंह शैली। तो कौन से शैली में इन तीनों में से? हाँ, नरसिंह शैली में है आपका 8 रथ मंदिर। 8 रथ मंदिर का नाम बता सकते हैं? युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, द्रौपदी, गणेश, पिंडारी और वलय। ये सारे 8 रथ मंदिर। इसमें से सबसे बड़ा युधिष्ठिर का या प्रकाश, सबसे छोटा और इन 8 में कौन सा सप्तपाईगोड़ा में शामिल नहीं है? द्रौपदी रथ को शामिल नहीं किया गया है। ये सारी चीजें आप लोगों ने कल पढ़ी थी, बहुत बढ़िया रिवीजन आप लोगों ने अच्छा किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा एक राष्ट्रकूट काल में कैलाश मंदिर भी था ना, कहाँ पे था? एलोरा की गुफा में था। किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट शासक कौन थे? कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। अभी लिख लीजिएगा सल्तनत कालीन स्थापत्य। आज हम मध्यकालीन स्थापत्य पढ़ेंगे।
पेन मैम कैसे चेंज पेन पेंसिल मोबाइल सेलेक्ट करना पड़ेगा। वो नहीं है मैम, वो नहीं पहला वाला है। ग्रीन तो टच है, एक ये बंदा इससे इसको क्या हो गया है? हाँ ये कलर कौन से देने में वहीं से पेंसिल मैं वो मोटा सेलेक्ट करूँगा। वो लाइन भी है मैम और बड़ा सकते मैम ये टच कीजिए, वो नहीं जो पेंसिल है उस पर टच कीजिए, वो मार्कर टच है ना, वहाँ नहीं। हाँ मैम अब चलेगा अब चलेगा। क्या हो रहा है अभी भी लेकिन मैम अच्छा है होली है ना, होली है वो भी डिमांड कर रहा है। हाँ सल्तनत काल कालीन स्थापत्य पढ़ेंगे तो बताएं सल्तनत काल के संस्थापक कौन थे या बाबर। बाबर बाबर नहीं अच्छा सल्तनत का, सल्तनत काल अरे ऐबक 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 कुतुब उनको गुलाम वंश का संस्थापक भी कहा जाता है और इन्होंने ज़्यादा लंबे समय तक शासन तो नहीं किया था, लेकिन उस दरमियान इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बनवाई हैं जो स्थापत्य के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और आयोग के द्वारा पूछे भी जाते हैं। जैसे ही कोई स्थापत्य का नाम बता सकते हैं? कुतुब मीनार, कुतुब मीनार और 2.5 दिन का छोकरा, 2.5 दिन का झोपड़ा और एक मस्जिद है शायद अली सा मस्जिद है, कौन सा मस्जिद? सब मस्जिद शायद ऐसा ही कुछ है। उत्पत उल इस्लाम मस्जिद। तो 2.5 दिन का झोपड़ा उन्होंने कहाँ बनवाया है? राजस्थान अजमेर में राजस्थान के अजमेर में बनवाया है। इसको 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहते हैं? शायद 2.5 दिन में ही बना था। 2.5 दिन में बना था। और कोई तथ्य जानते हैं इसके बारे में? मस्जिद है हम पहले संस्कृत विद्यालय था, उसको तोड़ के उसकी जगह बनाया गया कहीं था। देता है संस्कृत विद्यालय, कहीं देता है जैन मठ। जो उसके दीवार में उसको संस्कृत के वो श्लोक बने हुए हैं। हाँ, तो ये भी कहा जाता है 2.5 दिन में बना और ये भी कहा जाता है वहाँ 2.5 दिन का उर्स त्योहार चलता है, इसलिए भी इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। दूसरा जिन्होंने बनवाया था वो है कुतुब इस्लाम मस्जिद और ये भी कहाँ है? दिल्ली में। और कुतुब मीनार तीसरी इनकी संरचना जो स्थापत्य के फील्ड में उन्होंने बनवाई, जो कि पूरा नहीं हुआ था और किसके याद में या किसको समर्पित करके उन्होंने बनवाया था कुतुब मीनार? मैं उनके गुरु सर उनका हाँ, बख्तियार का कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को ही समर्पित किया था उन्होंने कुतुब मीनार। लेकिन पहला मंजिला बना ही था कि उनका क्या हो गया? मृत्यु। कैसे हुआ था? घोड़े से लेके घोड़े थोड़े से लेके घोड़े या चौगान कहते समय पहला मंजिला उन्होंने बनवाया था, उसके बाद ये अधूरा था। इसको कंप्लीट किसने किया? इल्तुतमिश। कौन थे उनके? दामाद। कितने मंजिले का इन्होंने करवा दिया था? 4 मंजिले का इन्होंने कंप्लीट कर दिया था। आगे चल के इसमें कुछ समस्याएं आई थी, आकाशीय बिजली गिरने से ये क्षतिग्रस्त हो गया था इसका चौथा मंजिला। तो इसको फिर किसने मरम्मत कराई? फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत कराई। आगे चल के इसकी मरम्मत में और भी लोगों ने योगदान दिया, मतलब इसके रखरखाव में, जैसे सिकंदर लोदी और अंग्रेजों के टाइम में P.A. स्मिथ। तो मरम्मत में 3 लोगों का नाम आता है, एक तो फिरोज शाह तुगलक हैं, दूसरे सिकंदर लोदी हैं और तीसरे P.A. स्मिथ। इन लोगों ने भी योगदान दिया है आपका कुतुब मीनार के योगदान में। इसके अलावा इनके बाद आते हैं इनके दामाद इल्तुतमिश, जो सल्तनत के वास्तविक संस्थापक या दिल्ली के वास्तविक सुल्तान या गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने भी कुछ स्थापत्य बनवाया और लंबे समय तक शासन किया। इन्होंने बता सकते हैं इल्तुतमिश के द्वारा बनवाए गए कोई स्थापत्य का नाम? कोई भी जो पता हो आपको? एक तो उन्होंने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। ये क्वेश्चन बहुत आता है, सुल्तानगढ़ी के मकबरे का निर्माण किसने किया था और ये किसको समर्पित है?
बता सकते हैं? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। नहीं। अच्छा, और कोई इनके द्वारा जो बनवाया गया हो, कोई भी इमारत? बलबन ने भी एक बनवाया है अपना मकबरा, बलबन के द्वारा बनवाया गया है। इसके बाद आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में भी बहुत सारे स्थापत्य का निर्माण किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जैसे अलाई दरवाजा, सीरी का किला या महल, हौज खास या हौज शमसी, ये भी इनके द्वारा बनवाया गया है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद तुगलक काल में बहुत सारे कलाकृतियाँ बनी हैं, तो इनके बारे में कुछ फैक्ट जो आप लोगों को नोट करने हैं। तो 28 का टुकड़ा, कुतुब मीनार और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, ये सब तो आप लोगों ने याद कर रखा है, दिक्कत नहीं है, ये कर लीजिएगा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ये भारत का पहला मकबरा भी है, भारत में सल्तनत काल में बनने वाला पहला मकबरा भी है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने, सुल्तानगढ़ी मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने, हाईलाइट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इल्तुतमिश ने अपने ज्येष्ठ पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में, ज्येष्ठ पुत्र नासिरुद्दीन महमूद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है, नासिरुद्दीन महमूद की याद में, मैं फिर से रिपीट कर दीजिए। इल्तुतमिश ने अपने ज्येष्ठ पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट, दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट 1231 ईस्वी में करवाया था, 1231 ईस्वी में करवाया था। यह सल्तनत काल का पहला मकबरा है, यह सल्तनत काल का पहला मकबरा है। इसमें भूरे पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया गया है, इसमें भूरे पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया गया है, भूरे पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया गया है, भूरे पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया गया। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आया है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसका है, किसने बनवाया है, कहाँ है, और कभी कभी पूछ लेता है कौन से पत्थर का प्रयोग किया गया है, जब ज्यादा डीप आता है तब। ठीक है, नेक्स्ट, भूरे पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया गया है। इल्तुतमिश का मकबरा, हेडिंग कीजिएगा, इल्तुतमिश का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा। इल्तुतमिश का मकबरा, इस एक कक्षीय मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा, इस एक कक्षीय मतलब एक ही कक्षा है, इसमें एक ही कमरा है, इस एक कक्षीय मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा कुव्वतुल इस्लाम या कुव्वतुल मस्जिद के समीप, इल्तुतमिश द्वारा कुव्वतुल मस्जिद, हाँ बेटी, कुव्वत उल मस्जिद, कुव्वत उल मस्जिद, देखिए कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद रहता है, कुव्वत उल मस्जिद के समीप लगभग 1235 ईस्वी में बनवाया गया था, 1235 ईस्वी में बनवाया गया था। इल्तुतमिश ने इसके अलावा दिल्ली में हौज खास, हौज शमसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इल्तुतमिश ने इसके अलावा दिल्ली में हौज शमसी
फौज हाँ हौज, हौज हौज। हौज मतलब होता है तालाब। हौज ए समसी। अपना मकबरा खुद बनवाया था मैंने। हाँ बेटे मोस्टली मकबरा मोस्टली देखिए शेरशाह सूरी ने भी अपना बनवाया, इन्होंने भी अपना बनवाया, अकबर ने भी अपना शुरू किया था। मोस्टली लोग अपना खुद ही बनवाते हैं मकबरा। वो इसका मतलब ये होता है ना कि जब वो उनकी मृत्यु हो जाएगी तो उनकी मतलब बॉडी को यहीं पे दफना दीजिएगा ताकि वो यादगार के रूप में लंबे समय तक रहे, ठीक ना? नहीं बेटी बस एक भवन बनवाया जाएगा, उसमें जगह छोड़ दिया जाता है उनकी बॉडी को वहाँ पे रखने के लिए। अच्छा मकबरा इसीलिए बनवाया जाता है? मकबरा इसीलिए बनवाया जाता है वो स्मृति स्मारक होता है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं कि मेरे मरने के बाद मेरी डेड बॉडी को मेरे खेत में रख दीजिएगा या ऐसी जगह, वो पहले से जगह निर्धारित कर देते। जैसे बाबर ने कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा जो अंतिम संस्कार हो वो काबुल में हो, क्योंकि उनकी जन्मभूमि वही थी। बट उनको आगरा के आराम बाग में ही कर दिया गया, दफना दिया गया। बाद में उनकी वाइफ ने उनकी अस्थियों को निकलवाया और ले जाकर के काबुल में उनके नाम का मकबरा बनवा दिया था। बात समझ में आ गया? तो पहले से लोग निर्धारित कर दिया करते थे कि कैसा उनका मकबरा होगा ताकि उनके जाने के बाद लोग उसको देखें और याद करें, ठीक? तो आपने लिखा इसके अलावा इन्होंने दिल्ली में हौज ए शमसी या शमसी तालाब या शमसी तालाब और मोस्ट इम्पोर्टेंट मदरसा ए नासिरिया, बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। मदरसा ए नासिरिया, एग्जाम में ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि किसने बनवाया था। मदरसा ए नासिरिया तो किसने बनवाया है? नासिरिया कौमा बदायूं, कौन से राज्य में है? यूपी। बदायूं ब्रैकेट में यूपी कर सकते हैं, ब्रैकेट बंद, में जामी मस्जिद, बदायूं में जामी मस्जिद और नागौर ब्रैकेट में राजस्थान में, बदायूं में जामी मस्जिद। जामी या जामा मस्जिद का मतलब होता है जहाँ शुक्रवार का नमाज लोग सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर अदा करते हैं, जामी मस्जिद। और नागौर ब्रैकेट में राजस्थान ब्रैकेट बंद में अतारकिन का दरवाजा, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अतारकिन का दरवाजा, नागौर ब्रैकेट में राजस्थान का या में अतारकिन का दरवाजा, नागौर ब्रैकेट राजस्थान ब्रैकेट में करिएगा, में अतारकिन का दरवाजा का निर्माण कार्य करवाया, में निर्माण कार्य, दरवाजा का निर्माण कार्य करवाया। तो कौन कौन सा हो गया इनके टाइम का इमारत? एक तो हो गया सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जो इनके ज्येष्ठ पुत्र जो मंगोलों से लड़ते हुए मारे गए थे उनकी याद में उन्होंने बनवाया था। उन्हीं को ये राजा बनाना चाहते थे, सबसे योग्य थे, लेकिन ये मंगोलों से लड़ते हुए मारे गए थे। पहली बार इन्हीं के टाइम में मंगोल देखे गए थे ना, तो इन्हीं के याद में उन्होंने बनाया सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जो सल्तनत काल का पहला मकबरा है। दूसरा इन्होंने खुद का ही मकबरा बनवाया है, जो कहाँ है? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में है। और कब बनाया है? 1235 और ये कितना है? 1238। इसके बाद इन्होंने जो बनवाया वो है हौज ए शमसी या शमसी खास, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अतारकिन का दरवाजा और मदरसा ए नासिरिया, ये बहुत ही ज्यादा पूछा गया है, ये दोनों याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा बलबन का मकबरा। बलबन का मकबरा, दिल्ली में कुतुब परिसर में स्थित सुल्तान, दिल्ली में कुतुब परिसर यानी कि कुतुब मीनार परिसर, दिल्ली में कुतुब परिसर में स्थित सुल्तान बलबन का मकबरा, सुल्तान बलबन का मकबरा वास्तुकला की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण, वास्तुकला की दृष्टि
से इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है, वास्तुकला की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस वर्गाकार मकबरे में सर्वप्रथम, हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि इस वर्गाकार मकबरे में सर्वप्रथम वास्तविक मेहराब का रूप मिलता है। वास्तविक मेहराब, वास्तविक मेहराब, हाँ, मेहराब का रूप मिलता है, वास्तविक मेहराब का रूप मिलता है। ये समझ रहे हैं? ये स्थापत्य की कौन सी संरचना को मेहराब कहते हैं? जिसमें मुगल शैली, इंडो इस्लामिक शैली में आता है। कौन सी संरचना को मेहराब कहेंगे? जाली का बना रहता है, मैम दीवार में जो जाली बना रहता है, नहीं, ऐसे करके बना रहता है। हाँ, जो खिड़कियों दरवाजों के ऊपर जो ये डिजाइन दे देते हैं ना, जैसे एक तो आपका दरवाजा ऐसे भी होता है, यहाँ से प्रवेश करते हैं, लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे दरवाजे ऐसे भी होते हैं। ये जो गोथिक शैली थी ना, उसके मेहराब ऐसे होते हैं, खड़े खड़े, लेकिन जो यहाँ पे होंगे वो ऐसे करके होंगे, या वो ऐसे भी हो सकते हैं। मतलब इस तरह से जो डिजाइन करके बने रहते हैं ना दरवाजे, गुंबद, खिड़कियों पर, वही क्या होते हैं? मेहराब होते हैं। तो ये पहली बार कहाँ देखने को मिल रहा है शुद्ध रूप से मेहराब? बलबन के मकबरे में। अगर पूछे सल्तनत काल का पहला मकबरा तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा, और पूछे कौन से मकबरे में पहली बार शुद्ध मेहराब का प्रयोग देखने को मिला था? बलबन का। और पूछे सल्तनत काल की पहली मस्जिद कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, और पहला मीनार कुतुब मीनार। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। आपने लिखा है ये सबसे महत्वपूर्ण इसमें यही है कि इसमें पहली बार वास्तविक मेहराब का रूप देखने को मिलता है। और ये लेकर छूट गया मेरा ये वर्गाकार की लाइन से। ओके, फिर से रिपीट करेंगे। इस वर्गाकार मकबरे में सर्वप्रथम वास्तविक मेहराब का रूप मिलता है। आगे पॉइंट लिखिएगा। बलबन के पोते कैकुबाद ने, बलबन के पोते कैकुबाद, हाँ कैकुबाद हिस्ट्री में पढ़ा नहीं आप लोगों ने? कैकुबाद के बारे में खुसरो खुर्रम क्या क्या, कैकुबाद ने दिल्ली के किलो खड़ी इलाके में, दिल्ली के किलो खड़ी इलाके में किला, किलो खड़ी इलाके में किला, ब्रैकेट में किलो खड़ी नया शहर, किलो खड़ी नया शहर, किलो खड़ी इलाके में इन्होंने किलो खड़ी किला बनवाया है और किलो खड़ी के नाम से क्या बनवाया है? नया शहर बनवाया है, याद रखिएगा। और आपने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखा है? अभी नहीं ना, इसके बाद लिखवाएंगे। तो इन्होंने पहला जो नया नगर बसाया है वो कौन बसा रहा है? कैकुबाद। कहाँ पे? किलो खड़ी इलाके में, और यहाँ पे इन्होंने किलो खड़ी का किला भी बनवाया था। और इसी किले में अपना राज्याभिषेक किसने करवाया था? किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के पहले इनके जो चाचा थे वो भी यहीं पर ही अपना राज्याभिषेक करवाए थे। ठीक है, जिसको बनवाया किसने? कैकुबाद ने। ये क्वेश्चन आया है। आगे बढ़ेंगे। अब हेडिंग कीजिएगा खिलजी वास्तुकला, खिलजी वास्तुकला। खिलजी वास्तुकला, खिलजी वास्तुकला। हेडिंग कीजिएगा सीरी का किला, सीरी का किला, सीरी का किला। एग्जाम में कई बार आया है। सीरी का किला किसने बनवाया है, क्यों बनाया है? तो आपने सुना होगा मंगोलों का पहला आक्रमण इल्तुतमिश के समय में हुआ, और मंगोलों ने बहुत ज्यादा आक्रमण बलबन के समय में भी किया, लेकिन सबसे ज्यादा आक्रमण उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में किया है।
अब अगर मंगोल आक्रमण करेंगे तो अपनी सुरक्षा की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सुरक्षा के लिए, मंगोलों से सुरक्षित रहने के लिए, राजधानी को बचाने के लिए कौन सा किला बनवाया? सीरी का किला। और इसे नगर भी कहा जाता है, सीरी नगर भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि सीरी नगर किसने बसाया या सीरी का किला किसने बनवाया, तो अलाउद्दीन खिलजी। इसके पहले एक नगर कौन सा बसा है? किलोघरी, जिसको किसने किया था? कैकूबाद ने। हालांकि उसको पूरा करवाया था इसके पहले जो गयासुद्दीन खिलजी हैं उनके द्वारा कराया गया था। तो याद रखिएगा, ये दूसरा नगर बस गया है, नाम क्या है? सीरी का किला। मंगोलों से बचने के लिए एक मजबूत किले या नगर का निर्माण किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। आपने नाम सुना होगा, कहानी सुना होगा रानी पद्मिनी की। चित्तौड़ पर आक्रमण किया था जब अलाउद्दीन खिलजी ने, उस समय मंगोल दिल्ली में अंदर तक प्रवेश कर गए थे, वो किले तक पहुंच गए थे, सीरी के किले तक पहुंच गए थे और अलाउद्दीन खिलजी इसी किले में छिपकर बच पाए थे, नहीं तो मंगोलों के हाथ वो मारे भी जा सकते थे या पकड़े जा सकते थे। तो इसमें नोट कीजिएगा, अलाउद्दीन ने सीरी में 1303, अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी में 1303 में अलाउद्दीन ने सीरी में 1303 में तत्कालीन पुरानी दिल्ली, 1303 में तत्कालीन पुरानी दिल्ली, ईयर याद रखिएगा। आजकल आयोग आप सभी को पता है क्रम पूछने लगा है, स्थापत्य निर्माण का क्रम, तो ये पता रहेगा तो क्रम लगा पाएंगे। 1303 में तत्कालीन पुरानी दिल्ली, ओके फिर से बोल दे रहे हैं, अलाउद्दीन ने सीरी में 1303 ईस्वी में तत्कालीन पुरानी दिल्ली यानी पृथ्वीराज चौहान के राय पिथौरा, तत्कालीन पुरानी दिल्ली यानी पृथ्वीराज चौहान के राय पिथौरा किले के स्थान को छोड़कर, राय पिथौरा किले के स्थान को छोड़कर सीरी नामक नगर की स्थापना की, सीरी नामक नगर की स्थापना की। सीरी नामक नगर की स्थापना की, हाँ नगर की स्थापना की, नगर मतलब शहर। और इसे मुस्लिम शासनकाल का पहला सबसे शुद्ध और बढ़िया नगर माना जाता है। अगर यह कि मुस्लिम काल का या सल्तनत काल का पहला नगर सही रूप में कौन सा है? सीरी। तो सीरी नगर ही है जिसको किसने बसाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। कहाँ बसाया है? पुरानी दिल्ली में राय पिथौरा के बगल। राय पिथौरा के नाम से पृथ्वीराज चौहान जाने जाते हैं ना, पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा कहा जाता है, जिन्होंने कौन सा लड़ाई लड़ा था? तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध। ये दिल्ली से ही शासन करते थे और इनकी राजधानी जयपुर भी पहले रहा करती थी। इन्होंने जो राय पिथौरा नगर बसाया था उसी के बगल में ही सीरी नगर बनाया, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये सल्तनत काल का पहला सुव्यवस्थित नगर माना जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे। इसके भीतर उसने 1000 सितून, इसके भीतर उसने 1000 सितून, 1000 सितून ब्रैकेट में कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1000 खंभों का महल, 1000 खंभों का महल ब्रैकेट बंद, भवन बनवाया, यानी श्रीनगर के अंदर उन्होंने एक भवन बनवाया है जो किसने खंभों पर टिका है? 1000 खंभों पर टिका हुआ है। इसी को 1000 सितून महल या 1000 खंभों का महल भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। इसके अहाते में, अहाता मतलब होता है कैंपस, इसके अहाते में तोहफे वाला गुंबद, इसके अहाते में तोहफे वाला गुंबद, तोहफे वाला गुंबद आज भी, तोहफे वाला गुंबद आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है। इस
अलाउद्दीन खिलजी ने, इस नगर के बाहर अलाउद्दीन खिलजी ने एक तालाब, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तालाब हौज ए अलाई, एक तालाब हौज ए अलाई, या इसी को हौज ए खास भी कहा जाता है, हौज ए खास, हौज ए अलाई या हौज ए खास, ये क्वेश्चन आया है। हौज ए अलाई नामक तालाब किसने बनवाया था? तो ये किसने बनवाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अलाई दरवाजा कहाँ है, किसने बनवाया था? अलाई दरवाजा, इसका निर्माण कार्य अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 से 11 ईस्वी में करवाया। इसका निर्माण कार्य अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 से 11 ईस्वी में करवाया। हाँ, 1310 से 1311 ईस्वी में करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 से 11 ईस्वी में करवाया। यह पहली इमारत है जो पूरी तरह इस्लामिक वास्तुकला शैली पर बनी है। यह पहली इमारत है जो पूरी तरह इस्लामिक वास्तुकला शैली पर बनी है। वास्तुकला शैली पर बनी है। पहली बार वास्तविक गुंबद का स्वरूप देखने को मिलता है। इसमें पहली बार वास्तविक गुंबद का स्वरूप देखने को मिलता है। अगर आए कि कौन सी इमारत में पहली बार वास्तविक गुंबद का स्वरूप देखने को मिलता है, तो अलाई दरवाजा। इसमें पहली बार वास्तविक गुंबद का स्वरूप देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वास्तविक गुंबद का स्वरूप देखने को मिलता है। इसके मेहराब घोड़े के नाल के आकार के हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसके मेहराब घोड़े के नाल के आकार के हैं। ये क्वेश्चन आया है। इसके मेहराब घोड़े के नाल के आकार के हैं। नेक्स्ट हेडिंग तुगलककालीन वास्तुकला। तुगलककालीन वास्तुकला। तुगलककालीन वास्तुकला। आपने ये देखा अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में काफी भव्य इमारतें बनवाई गई, नगर बनवाए गए, उसके अंदर बहुत सारे महल और तालाब, दरवाजा, ये सब बनवाया गया। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, काफी समृद्धि वाला काल है। आप लोगों ने सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि उत्तर भारत को भी उसने जीता और दक्षिण भारत के राज्यों को जीतने के बाद उनसे बहुत ज़्यादा धन वसूल करके अलाउद्दीन खिलजी को लाकर दिया था मलिक काफूर ने। उसी क्रम में कोहिनूर हीरा वगैरह भी अलाउद्दीन खिलजी को मिला था। तो अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य काफी समृद्ध था, इसलिए इसने सिकंदर सानी की उपाधि भी धारण करी थी। और ये समृद्धि की वजह से इसने बहुत विशाल सेना रखी थी, वो भी नगद वेतन पे, बाजार नियंत्रण प्रणाली, ऐसे बहुत सारे सख्त कानून भी लगाए थे। 50% टैक्स लेना, बाजार नियंत्रण प्रणाली और शराबबंदी, वैवाहिक समारोहों पर प्रतिबंध, ये सब तभी कोई लगा सकता है जब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो और पैसे वाला हो। तो ये सब काम किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। काफ़ी समृद्धि का काल रहा, लेकिन तुगलक काल में फिर आप देखेंगे समृद्धि घट गई। यहाँ पे समृद्धि घटने से आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में बहुत ज़्यादा विद्रोह होने लगे थे। वहाँ पे ये भी कहा गया कि प्रजा अपने राजा से और राजा अपनी प्रजा से परेशान थी। जब राजा की मृत्यु हुई तो राजा अपनी प्रजा से मुक्ति पा गया और प्रजा अपनी राजा से मुक्ति पा गई, यानी कि काफ़ी समस्याएं हो गई थी। तो ऐसे में जब आपके पास समृद्धि नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा, तो क्या भवनों में भव्यता दिखेगी? नहीं। तो इस समय के जो भवन है वो काफ़ी सिंपल हैं, साधारण हैं, सादगी भरे हैं, लेकिन ये मजबूत हैं और ढलवा दीवारों का प्रयोग करके बनाया गया, यानी कि सपाट ढलवा दीवार है
और ये मजबूत है, लेकिन इसमें कोई अलंकरण या नक्काशी नहीं है। काफ़ी सिंपल और सादे भवन बनाए गए हैं और ज़्यादातर लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग करके बनाए गए हैं तुगलक काल में। अब तुगलक काल की कुछ स्थापत्य हैं, जैसे आपका हेडिंग कर लीजिएगा, तुगलकाबाद का किला। तुगलकाबाद का किला ये आता है कि किसने बसाया था? गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक ने किले बंदी वाले तुगलकाबाद नगर का निर्माण करवाया था। गियासुद्दीन तुगलक ने किले बंदी वाले तुगलकाबाद का निर्माण करवाया था। तुगलकाबाद नगर का निर्माण करवाया था, जो दिल्ली का तीसरा नगर था। तुगलकाबाद नगर का निर्माण करवाया था, जो दिल्ली का तीसरा नगर था। नेक्स्ट हेडिंग, गियासुद्दीन का मकबरा। गियासुद्दीन का मकबरा जो दिल्ली का तीसरा नगर था। आपने इसके पहले पढ़ा था सीरी का नगर, दूसरा पढ़ा आपने नहीं, इसके पहले एक पढ़ा था किलोखरी का नगर, सीरी का नगर। अभी कौन सा नगर हो गया? तुगलकाबाद नगर। आपने हेडिंग किया है गियासुद्दीन का मकबरा। तुगलकाबाद किले के मुख्य प्रवेश द्वार के पास, तुगलकाबाद किले के मुख्य प्रवेश द्वार के पास, तुगलकाबाद किले के मुख्य प्रवेश द्वार के पास गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा है। गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा है। नेक्स्ट, जहांपनाह नगर, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जहांपनाह नगर, जहांपनाह नगर किसने बनवाया था? इसके बाद राजा कौन बनेंगे? गियासुद्दीन के बाद बताएं, क्रम पूछा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक, तो कौन बनवाएंगे? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया। ठीक है, जहांपनाह नगर, मोहम्मद तुगलक ने इस नगर की स्थापना, मोहम्मद तुगलक ने इस नगर की स्थापना राय पिथौरा एवं सीरी को मिलाकर करवाई थी। मोहम्मद तुगलक ने इस नगर की स्थापना या इस किले की स्थापना सीरी और राय पिथौरा को मिलाकर करवाई थी। राय पिथौरा इनका उपाधि भी था। राय पिथौरा एवं सीरी को मिलाकर करवाई थी। नेक्स्ट हेडिंग, कोटला फिरोज शाह। कोटला फिरोज शाह, नाम से ही पता चल रहा है, फिरोज शाह तुगलक। कोटला फिरोज शाह, फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित। कोटला फिरोज शाह, इसमें लिखिएगा फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित दिल्ली का 5वां नगर है। फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित दिल्ली का 5वां नगर है। 5वां नगर है, जिसे कोटला फिरोज शाह भी कहते हैं। फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित दिल्ली का 5वां नगर है, जिसे कोटला फिरोज शाह भी कहते हैं। जिसे कोटला फिरोज शाह भी कहते हैं। ये थे महत्वपूर्ण जो पूछा जाता है मतलब तुगलक काल में। एक पूछा जाता है आपका जहांपनाह नगर किसने बसाया? कोटला फिरोज शाह या फिरोजाबाद किसने बसाया? और एक और इसके पहले आपने गियासुद्दीन के बारे में पढ़ा, उन्होंने भी बसाया नगर। आपने देखा होगा ये जो फिरोज शाह है इन्होंने कौन नगर बसाया ना, जो पूर्व का सिराज कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया कि पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है?
वहाँ पे शेरशाह सूरी ने भी शिक्षा ग्रहण किया था, याद है? जौनपुर नगर किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी याद में? जौना खां। जौना खां किसे कहा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को ही जौना खां कहा जाता था, जिसकी याद में जौनपुर नगर बसाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। याद रखिएगा, ये भी बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता है। अब हेडिंग कीजिएगा सैयद और लोदी कालीन वास्तुकला। सैयद और लोदी कालीन वास्तुकला। सैयद और लोदी कालीन वास्तुकला। आप सभी ने पढ़ा होगा, लोदी तुगलक के बाद सैयदों ने कुछ समय तक शासन किया था। ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड नहीं रहा और ना ही बहुत ज़्यादा इसमें राजा थे, लेकिन जो भी 4-5 राजा, उनका क्रम मोस्टली पूछा जाता है। सैयद वंश के संस्थापक का नाम पूछा जाता है, खिज्र खां। फिर उसके बाद कौन हुए, उसके बाद कौन हुए, ये भी पूछा जाता है। क्रम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा स्थापत्य के क्षेत्र में काम नहीं किया है, बट 1-2 काम इन्होंने करा है जो कि पूछा जाता है। नोट कर लीजिएगा वही एक लाइन में। खिज्र खां ने दिल्ली में खिजराबाद। खिज्र खां सैयद वंश के संस्थापक हैं ये। खिज्र खां ने दिल्ली में खिजराबाद एवं मुबारक शाह ने मुबारकाबाद। खिज्र खां ने दिल्ली में खिजराबाद एवं मुबारक शाह ने मुबारकाबाद या कोटला मुबारकपुर का निर्माण करवाया। या कोटला मुबारकपुर का निर्माण करवाया। इसके बाद आएंगे आपका लोदी राजवंश। लोदी में आप देखेंगे महत्वपूर्ण कितने शासक हुए हैं लोदी काल में? कौन कौन से? हाँ, पहले कौन है? बहलोल लोदी संस्थापक। उसके बाद सबसे महान इस काल के सिकंदर लोदी, और जो मतलब अयोग्य साबित हुए वो कौन हो गए? इब्राहिम लोदी। उन्हीं को मार के बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी। तो जो सिकंदर लोदी ये काफी महत्वपूर्ण है। इन्होंने एक नगर बसाया था, और आगरा। कई बार पूछा है ना, आगरा नगर किसने बसाया? आगरा नगर की स्थापना किसने किया है? सिकंदर लोदी ने ही किया है। और सिकंदराबाद भी इन्हीं के द्वारा बसाया गया। साथ ही सिकंदर लोदी का मकबरा काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। और एक है मोट का मस्जिद। इन्हीं के टाइम पीरियड में मोट का मस्जिद भी बनाया गया है, और वो भी आयोग ने कई बार पूछा है। बता सकते हैं किसने बनवाया था? नहीं याद, कोई बात नहीं, याद आ जाएगा। और नहीं याद आएगा तो आज के बाद याद हो जाएगा, और फिर कल से आप लोग बताने लगेंगे, ठीक ना? तो इनकी एक सेनापति थे मियाँ भुइया, या कहीं कहीं भुंजा भी मिलता है। उन्होंने ही बनवाया है मोट का मस्जिद, ठीक है? हाँ, मोट का मस्जिद। जो आपके लोदी काल का मकबरा है ये मोस्टली अष्टकोणीय है। कितने कोण का है? अष्टकोणीय है। और इसमें पहली बार दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है बड़े पैमाने पे। लोदी काल में बड़े पैमाने पे दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। ज़्यादातर मकबरे बनाए गए हैं, और ये भी कैसे हैं? अष्टकोणीय हैं। सिकंदर लोदी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्होंने 2 नगर भी बसाए हैं, जिसमें से आगरा काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। हेडिंग कीजिएगा सिकंदर लोदी का मकबरा। मकबरा, सिकंदर लोदी का मकबरा। इब्राहिम लोदी ने सिकंदर लोदी का मकबरा। इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी के बेटे थे। इब्राहिम लोदी ने सिकंदर लोदी का मकबरा 1517 ईस्वी में बनवाया। इब्राहिम लोदी ने सिकंदर लोदी का मकबरा 1517 ईस्वी में बनवाया। इस अष्टकोणीय मकबरे में
प्रत्येक भुजा में निर्मित गुंबद की प्रत्येक भुजा में 3-3 मेहराब बनाए गए हैं। 3-3 मेहराब बनाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर। मोठ मस्जिद, हाँ मोठ, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर मियां भूया मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर मियां भूया द्वारा 1505 ईस्वी में करवाया गया। 1505 ईस्वी में करवाया गया। नेक्स्ट स्टडी कीजिएगा, मध्यकालीन प्रांतीय शैलियों का स्थापत्य। मध्यकालीन प्रांतीय शैलियों का स्थापत्य। मध्यकालीन प्रांतीय शैलियों का स्थापत्य। मध्यकाल की जो स्थापत्य है इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक है सल्तनतकालीन स्थापत्य, दूसरा है प्रांतीय शैलियों का स्थापत्य या प्रांतीय जो राजा है, स्थानीय राजा, उनके स्थापत्य, और तीसरा है मुगल स्थापत्य। तो पहला तो आप लोग पढ़ चुके सल्तनतकालीन स्थापत्य। अब बात करेंगे किसका, प्रांतीय या स्थानीय स्थापत्य का। ये प्रांतीय स्थानीय स्थापत्य और जो सल्तनतकालीन स्थापत्य है, इन्हीं दोनों का मिला जुला स्वरूप किसमें दिखेगा, मुगल स्थापत्य में। ठीक है, तो प्रांतीय स्थापत्य में हेडिंग कीजिएगा जौनपुर। जौनपुर नगर को किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने जौना खां की याद में। और इसको सल्तनत साम्राज्य से स्वतंत्र करके एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना किस वंश के शासकों ने यहाँ पे किया था, जौनपुर में स्वतंत्र रूप से जौनपुर राज्य की या साम्राज्य की स्थापना किस वंश के शासकों ने किया, सरकी वंश के शासकों ने। इम्पोर्टेंट है, इसमें नोट कीजिएगा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में स्थानीय सरकी सुल्तानों के काल में, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में स्थानीय सरकी सुल्तानों के काल में, स्थानीय सरकी सुल्तानों के काल में, सरकी सुल्तानों के काल में मस्जिदें जैसे झंझरी मस्जिद, झंझरी मस्जिद ब्रैकेट में 1425, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉमा अटाला मस्जिद, झंझरी मस्जिद, दूसरा है अटाला मस्जिद ब्रैकेट में 1376 से 1408, 1376 से 1408 तथा जामा मस्जिद ब्रैकेट में 1478, जामा मस्जिद 1478 ब्रैकेट बंद। वास्तुकला की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है, वास्तुकला की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हेडिंग गुजरात। क्या बेटे ईयर झंझरी मस्जिद का, इसका है 1425। गुजरात हेडिंग कीजिएगा गुजरात। गुजरात शैली की सबसे महत्वपूर्ण इमारत जामा मस्जिद मानी जाती है। गुजरात शैली की सबसे महत्वपूर्ण इमारत जामा मस्जिद मानी जाती है। इसका निर्माण अहमद शाह ने करवाया था। जामा मस्जिद मानी जाती है, इसका निर्माण अहमद शाह ने करवाया था।
इसका निर्माण अहमद शाह ने करवाया था। सुल्तान महमूद बेगड़ा ने, सुल्तान महमूद बेगड़ा, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, इनका और भी नाम है, बता सकते हैं इनका अन्य नाम? सुल्तान महमूद बेगड़ा को और किस नाम से जाना जाता है? पेटू राजा के नाम से जाना जाता है। और इनकी मूछें इतनी लंबी थी कि वो अपने सर में उसको राउंड राउंड घुमा के बांधते थे। और ये खाने यानी भोजन के बहुत ज़्यादा प्रिय थे। एक बार में बहुत ज़्यादा ये भोजन करते थे, 40-40 समोसे का नाश्ता और बहुत सारा और भोजन। काफ़ी ताकतवर राजा थे, बहुत इन्होंने काफ़ी जगहों को जीता भी था। महमूद बेगड़ा को विष दिया जाता था बचपन से। इनके शरीर पे अगर कोई मक्खी बैठती थी तो स्वतः ही फूल के मर जाती थी, इतना इनके अंदर जहर था। इनकी माँ को भी निकाल दे रहे थे ना इनके बाबा ने नहीं बेटी, अब हम लोग उतना ही पढ़ते हैं ना जितना आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन बस अब आप लोग ज़्यादा डीप में मत जाइए। जब आप कोई भी ऐसे पदार्थ का थोड़ा थोड़ा सेवन करते हैं ना, तो फिर वो आपके शरीर में उसके प्रति एनर्जी आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है, फिर वो आपको नुकसान नहीं करता, वो दूसरों को करेगा। अगर आपने गलती से किसी को काट दिया तो फिर वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगा आपकी जहर। ये विष कन्या नाम सुना होगा, विष कन्या, विष पुरुष, तो ये विष पुरुष थे महमूद बेगड़ा। इतिहास में इनको पेटू राजा के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये काफ़ी पावरफुल राजा भी थे। ठीक, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने इनको मेडोल का। इन्होंने बनवाया है किला, आपने लिखा है सुल्तान महमूद बेगड़ा। हाँ, सुल्तान महमूद बेगड़ा ने चंपानेर में जामा मस्जिद बनवाई। चंपानेर में जामा मस्जिद बनवाई। हाँ, चंपानेर में जामा मस्जिद बनवाई। और भी बहुत सारा है, लेकिन सब महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पे एक और मस्जिद बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ बनी सीदी बसीर मस्जिद। यहाँ बनी सीदी बसीर मस्जिद। हाँ, सीदी बसीर मस्जिद, सीदी बसीर मस्जिद अपनी झूलती मीनारों के लिए प्रसिद्ध है। अपनी झूलती मीनारों के लिए प्रसिद्ध है। अपनी झूलती मीनारों के लिए प्रसिद्ध है। झूलती मीनार समझ रहे हैं? ये जो सीदी बसीर जी का मस्जिद है, यहाँ पे दो मीनार है, एक तो यहाँ पे बना हुआ है और एक यहाँ पे बना हुआ है, और ये ऊपर तक चढ़ने का इसमें सीढ़ी बना हुआ, खोखला है। इसको अगर हिलाएंगे ना तो ये वाला भी मीनार हिलेगा।